ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक डिफॉल्ट एंड कंप्लीट रिपोजिशन, कि जिसको सामान इंस्टॉलमेंट पे बेचा गया था उसने डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट का क्या मतलब है? इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है। और रिपोजेशन से आपको क्या समझ आता है? वापस ले लिया है। ठीक है, बेचने वाले ने जो सामान इंस्टॉलमेंट पे बेचा था उसको वापस से उससे रिपोजेस या टेक ओवर कर लिया है। ठीक है जी, दोबारा से रिपीट करता हूं कि जिसको सामान बेचा गया था इंस्टॉलमेंट पे उसने कहीं इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, डिफॉल्ट किया है। और उसके डिफॉल्ट होने के कारण क्या हुआ? बेचने वाले ने अपना सामान वापस उससे टेक ओवर कर लिया। ठीक है जी, ये चीज तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिनके पास बुक्स हैं बुक्स निकाल लीजिएगा, जिनके पास बुक्स नहीं है मैंने पीडीएफ आपको फॉरवर्ड की थी, वहां से एक बार एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, पढ़ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द पीडीएफ क्या है? Delhi company purchase हाँ, दिल्ली कंपनी परचेज from Mumbai company 3 machines costing 40,000 each on ठीक है, तो उसने कहता है एक हो गया था दिल्ली लिमिटेड या दिल्ली कंपनी ने मुंबई कंपनी से 3 मशीन्स खरीदी हैं। किस प्राइस पे? 40,000 ईच। फटाफट से मुझे बताएंगे वेंडर कौन है, परचेजर कौन है? वेंडर दिल्ली कंपनी परचेजर वेंडर दिल्ली कंपनी, मुंबई। मतलब जो खरीदने वाला है वो दिल्ली कंपनी, वेंडर बेचने वाला होता है। फिर वो मुंबई कंपनी। ठीक है, ध्यान रखना, वेंडर इज दी सेलर। तो दिल्ली कंपनी इज दी परचेजर, उसने खरीदी है मशीन, मुंबई कंपनी से खरीदी है, तो मुंबई कंपनी इज योर वेंडर या सेलर। ठीक है, तो 40,000 की 3 मशीनें उसने खरीदी है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। ऑन हायर परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। पेमेंट कॉस्ट टू बी मेड रुपीज 30,000 डाउन ठीक है, वो कहता है डाउन पेमेंट आपको पे करनी है 30,000 रुपीज। ओके, एंड द रिमेंडर इज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर। एंड वो कहता है बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। चलिए, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट 5%। जिसमें वो कहता है साथ में आपको इंटरेस्ट देना है @5%। ओके जी। Delhi company writes up depreciation at the rate of 20% on the demolition value. डेप्रिसिएशन चार्ज बाय दिल्ली कंपनी आपको दिया गया है 20% ऑन WDV। ओके जी। It paid the installment due at the end of the first year, but could not pay the next. ठीक है, तो डिफॉल्ट हुआ है इन द पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़िए। Give the necessary ledger accounts in the books of both the parties for 2 years if the higher vendor took possession of all 3 machines. ठीक है, तो हायर परचेज जो वेंडर था उसने हो गया था डिफॉल्ट के कारण तीनों मशीन को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो एक बार मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफ करके यहाँ लिखा है, वापस से फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है दिल्ली कंपनी ने मुंबई कंपनी से 3 मशीनें खरीदी, कॉस्टिंग या ऑफ द वैल्यू 40,000 ईच। पेमेंट कैसे की है उसने? वो कहता है डाउन पेमेंट उन्होंने पे की 30,000 की, और बाकी बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही कैलकुलेट करते हैं कि क्या वैल्यूज डाउन पेमेंट और बाकी इंस्टॉलमेंट की होनी चाहिए है। तो 40,000 की एक मशीन है और ऐसी 3 मशीनें खरीदी गई हैं। इसका मतलब टोटल कैश प्राइस कितना है? 1,20,000 है, जो तीनों मशीनों के लिए परचेजर को पे करना है। ठीक है, पेमेंट कैसे की हुआ था? 30,000 तो डाउन पेमेंट कर दी है, और बैलेंस कितना बचा? 90,000। ठीक है, बैलेंस बचा 90,000, जिसको हो गया था 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है, तो इसका मतलब 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट ईच है। देखिए जीएचए समझ आती है? प्लीज जहां पर नहीं समझ आएगा मुझे प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा, ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो 1,20,000 का सामान खरीदा गया, 30,000 डाउन पेमेंट है, बैलेंस बचा 90,000। ये भी तो हाँ जी, 30,000 ईच भी दे सकता है डाउन पेमेंट। हम नहीं हाँ वो दे सकते हो, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है ईच लिखा है या नहीं लिखा। ईच लिखा होता तो इसको इंटू 3 करता, ईच नहीं लिखा तो टोटल वैल्यू 30,000 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है जी, आप ठीक बोल रहे हैं। क्या जी? वो कहता डाउन पेमेंट 30,000 ईच भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। ठीक है, वो आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखना है, ईच लिखा है नहीं लिखा। यहाँ ईच नहीं था तो मैंने टोटल माना, ईच लिखा होता तो मैं इंटू 3 करके निकालता। ठीक है जी,
होगा। अब यहाँ पर जो मेरा हायर परचेज प्राइस है दैट बिकम्स 1,20,000। इसका मतलब है जो 30,000 की हमने इंस्टॉलमेंट निकाली है दिस डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, मुझे अलग से इंटरेस्ट ऐड करना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, आपने हमने पहले भी डिस्कस किया था ये चीज क्लास में। आपने चेक करना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो इंस्टॉलमेंट हमने खुद से कैलकुलेट की है। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 35,000 ईच, तो क्या हो जाता 35,000 इंटू 3 1,05,000 प्लस 30,000 दैट इज 135। कैश प्राइस कितना होता 120। इसका मतलब जो 35 के इंस्टॉलमेंट गिवन है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपने। अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स को जोड़ने के बाद वो कैश प्राइस के इक्वल बन जाती है वैल्यू, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अगर वो एक्सीड कर जाती है तो इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी गई है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया गया है। समझ आती है जी ये चीज? अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है फिर मैं आगे एक्चुअल अपना आंसर स्टार्ट करता हूं। कोई भी डाउट है फटाफट से प्लीज एक बार क्लियर कर लीजिएगा। बोलिए प्लीज एक बार फटाफट से रिप्लाई करिए। हाँ जी, इंटरेस्ट वाला क्या पॉइंट करेंगे? यहाँ तो आपने चेक करना है कि हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस अगर सेम है तो इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। जैसे इसमें 30,000 इंटू 3 90,000 प्लस 30 1 20 बना जो कैश प्राइस के इक्वल, तो इसका मतलब 30,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अगर क्वेश्चन में 30 की जगह 35,000 दिया होता तो 35,000 इंटू 3 1,05,000 प्लस 30,000 135, जो इससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब 35,000 की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता। ठीक, समझ आते हैं जी यहाँ तक टर्म्स? चले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ वेंडर क्या नेसेसरी लेजर्स हमें बनाने। ठीक है, वेंडर के बुक्स में जो पहला आपने लेजर बनाना है दैट इज दी परचेजर्स अकाउंट। ठीक है, परचेजर का क्या मतलब है, यहां पर हमारा केस में दिल्ली कंपनी का अकाउंट इसने बनाना है। क्या नहीं समझ नहीं आता, बोलो। आप सारे अकाउंट एक ही साथ खोलो, फिर उसके बाद एंट्री का देखते हैं, क्योंकि फिर परचेज करेंगे उसके बाद परचेजर का उसका ऑपोजिट अकाउंट है। जो उसको समझो उसको तो समझने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑपोजिट अकाउंट है। सारे इकट्ठे करूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, आपको लगेगा एक में डेबिट हो रहा है एक में क्रेडिट में चला गया। आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छी बात है। कईयों को लगता है कि इतने सारे अकाउंट इकट्ठे कैसे बनाए। अब इसको समझो, ये बेसिक अकाउंट है, ये समझ आ गया तो बाकी कुछ भी नहीं। जिस जो आपको इजी लगता है, आपको तो दोनों पूछे गए हैं, परचेजर की बुक्स में भी पूछा है, आपको वेंडर की बुक्स में भी पूछा। ठीक है, दोनों की बुक्स में पूछा है, जो आपको इजी लगता है। पहले परचेजर बनाना है, परचेजर के अकाउंट में तो वो नहीं रहेगा सेल्स अकाउंट। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट सेल्स है ना, तो डेटर का अकाउंट बनाएगा। अच्छा, क्रेडिट पे सामान बेचा ना, इंस्टॉलमेंट पे बेचने का क्या मतलब है, क्रेडिट पे बेचा सामान, तो क्रेडिट पे बेचने का डेटर का अकाउंट, वही डेटर का अकाउंट परचेजर का अकाउंट को प्रिपेयर कर रहा है। में डेट नहीं है, डेट नहीं गिवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर बोल देते हैं। ठीक है, जब डेट्स नहीं गिवन, या तो डेट्स गिवन होंगी कि क्या क्या डेट पे परचेज हुआ था, इंस्टॉलमेंट कब ड्यू थी। साइलेंट होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जैसे गिवन होगा वैसे डालेंगे। अनना फर्स्ट ईयर में वेंडर ने ये सामान या मशीनें बेची हैं परचेजर को ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे जब ये मशीन बेची होंगी तो उसने क्या एंट्री डाली होगी? सेल्स की बात कर रहे हैं आप, वेंडर की बात कर रहे हैं। वेंडर ने तो सेल्स की एंट्री डाली होगी, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो वेंडर ने जो सामान बेचा है, वेंडर नहीं, वेंडर अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखता, उसने एंट्री डाली होगी डेटर टू सेल्स। ध्यान रखना है, वेंडर सेलर को बोलते हैं। अगर आपको वेंडर टर्म डिफिकल्टी दे रही है तो उसको ध्यान रखना है सेलर है, तो सेलर अपने सेलर टू सेल्स नहीं ना डालेगा, वो परचेजर टू सेल्स डालेगा, या डेटर टू सेल्स जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने एंट्री डालनी है टू सेल्स। ठीक है, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 3 मशीनें खरीदी थी, एक मशीन की कैश प्राइस 40,000 थी, तो ये एंट्री कैश प्राइस से डाली जाती है। टोटल कैश प्राइस 1,20,000 रुपीज। ठीक है जी, ये पहली एंट्री सिंपल सी कि बेचने वाले ने क्रेडिट पे सामान बेचा है, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो उसने परचेजर के अकाउंट में क्या डाली होगी एंट्री, टू सेल्स विद द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, फिर अब इसी दिन इसने क्या किया, जिस दिन गाड़ी सॉरी मशीनें खरीदी थी उसी दिन उसने 30,000 की डाउन पेमेंट कर दी थी। ठीक है जी, नतीजा आप डाउन पेमेंट करने का क्या मतलब है, डेटर ने पेमेंट की आपको,
तो जब डेटर पेमेंट करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री डालते हैं? कैश टू डेटर की एंट्री डालते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा था कि जब डेटर हमें पेमेंट करता है तो हम क्या एंट्री डालते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या परचेजर अकाउंट। तो सेम डे पे उसने एंट्री की तो बाय कैश, डाउन पेमेंट से इसकी एंट्री डालनी है। कितनी डाउन पेमेंट थी? 30,000 रुपए की डाउन पेमेंट। ठीक है, तो जिस दिन उसने गाड़ी खरीदी ये 2 ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, बेचने की क्रेडिट पे और साथ के साथ जो उसने डाउन पेमेंट रिसीव की है उसकी एंट्री। उसके बाद वो कहता 3 बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं साल के एंड पे, आपने हर साल के एंड पे 3 बारी में इंस्टॉलमेंट्स मुझे पे करनी। पास अगला क्वेश्चन, इंटरेस्ट डेटर को चार्ज किया जाएगा या डेटर अपने वेंडर को चार्ज करेगा? डेटर के ऊपर लगेगा इंटरेस्ट या क्रेडिटर या वेंडर के ऊपर लगेगा इंटरेस्ट? डेटर के ऊपर लगेगा क्योंकि डेटर ने क्रेडिट में सामान खरीदा है, उसने एक तरह से लोन लिया है। तो किस वैल्यू पे पास लगेगा इंटरेस्ट? 30,000 पे या 90,000 पे? 1,20,000 की मशीनें थी, 30,000 साथ में दे दिया तो इसका मतलब उसने लोन लिया 90,000 रुपए का। तो 90,000 रुपए पे मुझे इंटरेस्ट पे करना है और आपने कहा कि इंटरेस्ट डेटर के ऊपर चार्ज किया जाएगा तो उसका डेटर बढ़ जाएंगे, तो उसकी एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टू इंटरेस्ट, अभी हमने डिस्कस किया 1,20 का सामान बेचा था, 30,000 की पेमेंट ऑन दी स्पॉट हो गई थी तो 90,000 का लोन था। तो 90,000 के लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमें बोला गया है दैट इज इक्वल टू 5%। ये आपकी वैल्यू बन जाती है 4,500 रुपीज। अनन्या क्लियर है? ठीक है, अब साल के एंड पे दोबारा से उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे करना है, डेटर हमें पेमेंट करने लगा है तो दोबारा से एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। चाहत कितनी वैल्यू से आएगी बाय कैश की एंट्री फर्स्ट ईयर के एंड पे? दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 30,000 की। इंटरेस्ट कितना हमने कैलकुलेट किया? दैट इज 4,500। तो इसका मतलब 34,500 यहां पर हमें डेटर हमारा पे करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब वापस से एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ 30 की जगह 35,000 दिया गया होता क्वेश्चन में, तो उस केस में 35,000 वुड हैव इंक्लूडेड इंटरेस्ट। ठीक है, एक बार प्लीज आप लोग भी सारे बोर्ड पे देख लीजिएगा, अगर ये 30 की जगह 35,000 की इंस्टॉलमेंट होती तो उस केस में आप कहते हैं कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था या नहीं करना था? करना था। इंटरेस्ट तो 101% कैलकुलेट करना है। यहां पर मैं डायरेक्टली 35 डाल देता, 35 प्लस 4,500 करके नहीं डालना। ठीक है, तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, अगर जो इंस्टॉलमेंट गिवन है ऑलरेडी इंक्लूड्स इंटरेस्ट, यहां पर डायरेक्टली वो वैल्यू डाल देंगे। अगर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होगी तो इंटरेस्ट को अलग से ऐड करते हुए फिर उस टोटल वैल्यू को यहां पर डाल देंगे। इन एनी केस इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होना ही होना है। ठीक है जी, उसके बाद बाकी जो बचता है दैट इज द वैल्यू ऑफ बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 60,000 रुपीज। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल। अब आपने मेरे से लोन लिया, आपने 1,20,000 का सामान मुझसे खरीदा अनन्या, और साथ के साथ मुझे 30,000 की तो कैश पेमेंट कर दी है। इसका मतलब आपने मुझसे लोन लिया है 90,000 रुपीज का, जो आप कैसे रीपे करेंगे? 30-30 करके 3 सालों में पे करें। ठीक है अनन्या? ठीक है, 90,000 का लोन लिया था जो आप 30-30 करके मुझे 3 सालों में पे करें। पहले साल में टोटल कितना लोन ड्यू है जो आपने मुझे देना है पैसा? 90,000। आपने पहले साल में मेरे से 90,000 का लोन लिया है, बैंक, मुझे बैंक समझ लीजिए, तो मैं तो 90,000 पे इंटरेस्ट लूंगा ना आपसे। ठीक है, तो 90,000 पे इंटरेस्ट लिया, साल खत्म हुआ, मुझे पता आप सारा 90,000 नहीं पे करेंगे, आप 30,000 पे करेंगे, तो मैं आपको कहता हूँ 30,000 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, 4,500 आज तक का इंटरेस्ट बनता है वो दे दीजिएगा, बाकी 34,500 की टोटल पेमेंट मुझे कर दीजिएगा। ठीक है आनंद? जितना लोन होता है इंटरेस्ट उस पर लगता है, जितने जैसे जैसे पेमेंट करते जाएंगे आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। ठीक है जी,
चल सेकंड ईयर की स्टार्टिंग पे चलते हैं। सेकंड ईयर की स्टार्टिंग पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज द वैल्यू ऑफ 60,000। इस ब्रॉट डाउन का मतलब है कि अब सेकंड ईयर एंड स्टार्टिंग में अब आपका जो लोन ड्यू है बैंक से वो कितना है, 60,000 का। तो अनन्या अब इंस्टॉलमेंट किस वैल्यू पे लगेगा, 60 पे लगेगा या 90 पे लगेगा, 60 पे। ठीक है, तो अब आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पहले साल में 90,000 का लोन था, उसमें 30 पहले साल वापस कर दिया था, तो इसका मतलब अब 60,000 के लोन पे आपने इंटरेस्ट पे करना। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो परचेजर था इसने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो क्या सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। पूरा बना दिया अकाउंट, डिफॉल्ट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर, लगेगा। अनन्या कहते हैं कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, क्यों लगेगा, सेकंड ईयर तो इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं की। बिल्कुल ठीक जी। ये कोई इतना शरीफ नहीं होता कि पहले दिन आके कहेगा कि मैं आपको साल के एंड पे इंटरेस्ट नहीं दूंगा। वो कहता 12 महीने के बाद देखेंगे, बैंक वाले जब आएंगे तब बोल देंगे पैसा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे साल के एंड के बाद उसको पता लगा कि उसने मतलब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू नहीं देनी थी, तो इसका मतलब इंटरेस्ट तो पूरे साल का इसके ऊपर चार्ज किया गया होगा। और इंटरेस्ट अभी आपने बोला 60,000 पे लगना था, तो 60,000 पे 5%, दैट इज द वैल्यू ऑफ 3,000 रुपीज। ठीक है जी। अब सेकंड ईयर के एंड पे इंटरेस्ट लगा दिया, अब बारी आई थी पे करने की, बाय कैश जो हम लिख रहे थे। अब यहां वो कहता जी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं आपको पेमेंट कर सकता। तो उसके डिफॉल्ट करने पे क्या हुआ, ये जो परचेजर था वो तीनों की तीनों मशीनें वापस से रिपोजेस करके ले गया। तो उसको लिख देते हैं बाय गुड्स रिपोजेस। हाँ जी, बैड डेट्स, बैड डेट्स की तरह बोल सकते हैं, पर ये गुड्स वापस ले गया ना। अगर सामान आपके पास ही छोड़ दे तो आपका लॉस होता। वो तो एसेट अकाउंट में आएगा ना, गुड्स वापस ले गए। क्यों, जब आपने सामान बेचा था, बेचने की रिवर्स एंट्री है। जब आपने मेरे को क्रेडिट पे सामान बेचा था तो आपने एंट्री क्या डाली, डेटर टू सेल्स। जब सामान वापस ले गए तो सेल्स टू डेटर। तो बाय सेल्स की जगह मैंने उसको गुड्स रीपोजेस लिख दिया, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये एंट्री गुड्स रीपोजेस को डिनोट करती है। ठीक है, दिस इज द कैंसिलेशन ऑफ द फर्स्ट सेल्स एंट्री। ठीक है जी। अब गुड्स रीपोजेस, अगर तो क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेटमेंट बोलने लगा ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर तो आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो परचेजर सॉरी जो वेंडर था वो गुड्स को रिपोजेस करके लेके गया है एट अ सर्टेन वैल्यू या आफ्टर चार्जिंग अ सर्टेन डेप्रिसिएशन, तो इसकी वैल्यू मुझे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया होता कि मुंबई कंपनी took away these machines after charging 15%, after charging 20% या कुछ भी X% depreciation, तो इस गुड्स रिपोजेस की वैल्यू मुझे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी पड़ती। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, नहीं है। ये जो डेप्रिसिएशन गिवन है वो तो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। डेली कंपनी इज द परचेजर। ठीक है, तो वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू की डेप्रिसिएशन नहीं दी गई है। अगर गुड्स रिपोजेस की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, वर्किंग नोट या कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो वैल्यू यहां पर डाल के दिखा देंगे। अगर दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया नहीं गिवन कि कैसे निकालनी है वैल्यू या क्या वैल्यू है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग फिगर मान लेंगे। ठीक है, तो इसका ना 60 + 3 63,000 यहाँ ये गुड्स रिपोजेस की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी। हाँ जी, एक लाइन लिखी है ना, हाँ पढ़िए क्या लिखी है। The hire vendor said 5,800 on getting the machine thoroughly overhauled and ठीक है, sold them for ठीक है, वो कहता है जो गुड्स रिपोजेस किए थे वेंडर ने कुछ उस पर एक्स्ट्रा खर्चा किया और फाइनली उसको दोबारा से बेच दिया, तो वो गुड्स रिपोजेस के अकाउंट में डालेंगे एंट्री, यहाँ पर नहीं डालना, परचेजर से रिलेट नहीं करती ना वो एंट्री। ठीक है जी। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गुड्स रिपोजेस की वैल्यू या तो जैसे इस केस में कुछ नहीं गिवन था तो बैलेंसिंग फिगर होगी। कई बार वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू की डेप्रिसिएशन दी होती है, अगर वो दिया होगा तो वर्किंग नोट बनेगा, वो देखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली वैल्यू गिवन है कि गुड्स वर रिपोजेस्ड एट दिस वैल्यू, तो आप वो वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर कर दें। ठीक है, फटाफट से एक बार यहाँ तक देख के बताइएगा, कोई भी डाउट है तो मैं वापस से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो एक बार बाकी सब भी देख लेना, गुड्स रिपोजेस्ड किस तरह से गिवन हो सकता है, एक बार हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एक तो चीज है कि गुड्स रिपोजेस की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू गिवन है वो यहां डालना।
अगर तो बैलेंस हो जाता है अकाउंट, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता जो भी डिफरेंस होगा पीएनएल से बैलेंस करके ट्रांसफर कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया होता 65,000, तो 2,000 टू पीएनएल बैलेंसिंग फिगर डालते हैं, अकाउंट खत्म कर दे। 60,000 दिया होता बाय पीएनएल 3,000 डालते हैं, अकाउंट को खत्म कर दे। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं कुछ भी नहीं गिवन, नथिंग गिवन, ठीक है, गुड्स रिपोजेस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो उस केस में गुड्स रिपोजेस हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। जैसे इस केस में था कि गुड्स रिपोजेस कैसे किए गए उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, तो मैंने क्या किया, जो भी बैलेंसिंग फिगर आया उसको उठा के गुड्स रिपोजेस की वैल्यू में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तीसरा केस हो सकता है कि वो कहता है गुड्स वर रिपोजेस्ड बाय मुंबई कंपनी आफ्टर चार्जिंग 15% डेप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसी में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो गिवन था डायरेक्ट वैल्यू, नहीं गिवन था बैलेंसिंग फिगर। अगर वो कहता है कि वेंडर उसको टेक ओवर या रिपोजेस करके लेके गया आफ्टर चार्जिंग X% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इस केस में आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा गुड्स रिपोजेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कैसे बनेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1,20,000 की। पहले साल डेप्रिसिएशन लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी। सेकंड ईयर में रिपोजिशन हुई है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर 1,20,000 के ऊपर 15% की डेप्रिसिएशन 18,000, तो WDV एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1,02,000 रुपीज। ठीक है, क्या सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन लगेगी, सेकंड ईयर में तो रिपोजिशन हो गई, एंड में हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब सेकंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगी हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, कई स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं कि जिस साल रिपोजिशन किया उस साल की डेप्रिसिएशन छोड़ देते हैं। रिपोजिशन हमेशा एंड ऑफ द ईयर पे होगी, क्योंकि वो एंड में बताएगा कि मैंने पैसे नहीं देने, तो एंड का मतलब पूरे साल एसेट यूज किया तो डेप्रिशिएट भी किया होगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड ईयर कितनी, 1,02,000 के ऊपर 15% 15,300। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाती है हमारी, दिस विल बी इक्वल टू 86,700। ठीक है, तो सेकंड ईयर एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर उन तीनों मशीनों की क्या वैल्यू उसने कैलकुलेट की है, दैट इज 86,700। तो उस केस में ये 86,700 की वैल्यू मुझे यहाँ गुड्स रिपोजेस में ट्रांसफर करनी, और जो भी डिफरेंस होता है उसको पीएनएल से बैलेंस करके अकाउंट को खत्म करना। डिफरेंस को पीएनएल से बैलेंस करना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा, अभी ये आएगा फिर सर, ये वाली वैल्यू तो इसकी ज्यादा ही होगी, देखना कौन सी वाली वैल्यू, 63,000 से ज्यादा होगी। नहीं जरूरी नहीं है, वो तो इस केस में मैंने डेप्रिसिएशन ऐसी ली है कि वो उससे कम, ऐसा नहीं है कि इससे हमेशा ही ज्यादा होगी, कम भी हो सकती है, कम हुआ तो मतलब लॉस हो गया। 63 ड्यू था, कम वैल्यू पे उठा के ले गया तो इसका मतलब उसका लॉस हो गया बाय पीएन। अगर ज्यादा में होगा 2 पीएन मतलब उसको प्रॉफिट हो गया, कम ड्यू था ज्यादा वैल्यू में टेक ओवर कर ली तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्लीज एक बार तीनों केसेस वापस से गो थ्रू कर लीजिएगा, अभी भी कोई डाउट है तो मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गुड्स रिपोजेस जब भी दिए गए होंगे आपको, तो वेंडर की बुक्स में एक अकाउंट आपको और बनाना पड़ सकता है, दैट इज द गुड्स रिपोजेस अकाउंट। ठीक है, ये कैसे बनाना है, जो गुड्स रिपोजेस की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी इसको ट्रांसफर कर देना है टू परचेजेस अकाउंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ 63,000। ठीक है, डायरेक्टली ये जो यहाँ से वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, ठीक है, तीनों केसेस के अकॉर्डिंग जो भी आपने वैल्यू निकाली थी उसको डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद अगर कोई आपको एक्सपेंसेस गिवन है कि इस गाड़ी को जब उसने रिपोजेस किया तो फर्दर इसके ऊपर कोई रिपेयर एक्सपेंसेस वगैरह किए थे, तो ऐसा कुछ गिवन है, स्पेंड 5,800। ठीक है, वो कहता है 5,800 का खर्चा किया था इस गाड़ी को वापस रिपोजेस करने के बाद, और फाइनली इसको कितने में बेच दिया था, 70,000 रुपए में बेच दिया था। तो 63 की गाड़ी मशीन है वो उठा के लेके आया है, 58 का खर्चा किया तो टोटल वैल्यू होगी 68,800, इसको वो कहता है 70,000 में बेच दिया है, तो इसका मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करके दिखा दिया जाएगा, तो इसका मतलब 1,200 का उसको वापस से इस पे प्रॉफिट हो गया। बाय साइड पे आता तो लॉस बन जाता, टू साइड पे आएगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा।
ये तो बनाना है। हाँ जी, गुड्स रीपोजेस जब भी किए जाएंगे तो एक छोटा सा गुड्स रीपोजेस का अकाउंट। 70,000 की सेल किया, ये हाँ। कहाँ से ऐसा सेल करता था? दिया क्वेश्चन, मैंने खुद से कोई वैल्यू नहीं डाली है। 63 यहाँ से ट्रांसफर किया, 5800 आपको बोला है कि उसने खर्चे इंकर किए थे, और 70,000 में इसको फाइनली दोबारा से बेच दिया। तो इसका मतलब ये सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद 1200 का उसको दोबारा से इसको वापस से बेचने पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जब भी गुड्स रीपोजेस गिवन होंगे तो ये दो अकाउंट्स आपको बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ द वेंडर। ठीक, 6800। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ परचेजर बनाते हैं, क्या क्या अकाउंट्स बनने चाहिए। सर ये 15 नंबर आप बिल्कुल जी, 15 नंबर में आ सकता है। ठीक है, परचेजर की बुक्स में क्या क्या अकाउंट्स बनाने हैं। पहला तो जो आपने अकाउंट बनाना है दैट इज द एसेट अकाउंट, जो भी एसेट उसने खरीदा है। तो यहाँ उसने मशीन खरीदी थी तो इसका मतलब मशीन अकाउंट उसको प्रिपेयर करना है। अनन्य आपने एसेट खरीदा ऑन क्रेडिट, तो क्या जर्नल एंट्री डाली होगी? अनन्य एसेट परचेज ऑन क्रेडिट क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर, परचेजर नहीं, क्रेडिटर, जिससे खरीदा है हमने, एसेट टू सेलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एसेट अकाउंट में क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में? टू सेलर्स अकाउंट, तो इसका मतलब टू मुंबई कंपनी अकाउंट। किस वैल्यू में? जिस वैल्यू में आपने इस एसेट को खरीदा है। तो इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस आपके लिए क्या थी? 1,20,000 रुपए की। क्या एसेट में डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को डालना है? नहीं जी, 1,20 में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो एसेट पे एक ही चीज आती जाएगी, दैट इज द डेप्रिसिएशन। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीन्स की एंट्री। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करता है ये? 20% चार्ज करता है WDV बेसिस पे। तो पहले साल 1,20,000 के ऊपर 20%, 24,000 की ये हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। बाकी बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक है, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर 96,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरह ही है। एसेट अकाउंट, बिल्कुल हाँ जी। सेकेंड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 96,000। फिर इसमें पेमेंट तो आई नहीं। इसमें नहीं आती, एसेट में थोड़ी पेमेंट आएगी। एसेट में तो टोटल कॉस्ट प्राइस डाल दी, उसकी पेमेंट कैसे की है, जिसको कर रहे हो उसके अकाउंट में डालोगे। एसेट में तो आपने टोटल वैल्यू को एक बार इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने बोला था सेकंड ईयर के एंड पे रिपोजेस हुआ था, तो सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन लगानी थी। तो 96,000 के ऊपर 20% की डेप्रिसिएशन, दैट इज 19,200। अब क्या बैलेंस कैरेड डाउन लिख दें? नहीं जी, अब ये गाड़ी हमारे, ये मशीनें हमारे पास नहीं है तो कैरेट डाउन नहीं लिख सकते। तो बाय मुंबई कंपनी, वापस से उन्होंने रिपोजेस कर लिया। ठीक है, दिस इज दी वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस। किस वैल्यू में रिपोजेस किया था? 63,000 में किया था, तो 63,000 की वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पर अभी हम क्या करते थे, नॉर्मली कैरेट डाउन लिखकर रहते थे, क्योंकि मशीन हमारे पास होती थी, एसेट हमारे पास होता। सेकंड ईयर के एंड पे क्या हुआ, मशीनें वापस चलेगी, तो कैरेट डाउन तो नहीं लिख सकता ना। कैरेट डाउन का मतलब है मेरे पास पड़ा है, मेरे पास नहीं है मशीनें, तो वापस ले गया वो। तो ऑपोजिट एंट्री मुंबई टू एसेट की एंट्री, मुंबई कंपनी टू एसेट। किस वैल्यू में वो हमने कैलकुलेट किया था कि रिपोजिशन किसमें हुआ था? 63,000 में, तो उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर एज इट इज ट्रांसफर कर दिया। अब इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं, बैलेंस होता है या नहीं होता। बाय साइड पे आएगा तो पीएनएल से बैलेंस कर देना है, टू साइड पे आएगा तो पीएनएल से बैलेंस कर देना है। बाय साइड पीएनएल का मतलब लॉस हो गया है आपको, ठीक है। टू साइड पीएनएल का मतलब प्रॉफिट हो गया है। तो कितना आता है ये? 13,800। 13,800 का लॉस मेरा कैलकुलेट हो जाता है। की रिपोजिशन के टाइम पे परचेजर को 13,000। क्या होता है ये बैलेंस उधर भी आ सकता है? बिल्कुल, इधर भी आ सकता है। रिपोजिशन की वैल्यू ज्यादा होती तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो जाता। इसके अकॉर्डिंग इतना ड्यू था, इतने की मशीन थी, तो एग्जाम्पल 63 की जगह 83 में रिपोजेस कर लेता। तो 96 की मशीन 19,000 डेप्रिशिएट भी किया, बनती थी वैल्यू कम, ज्यादा वैल्यू में उठा के ले गया, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। एक बार प्लीज यहाँ तक देख के बताइएगा, कोई डाउट किसी को? हाँ, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट में क्या हो जाएगा, पहले साइड में पहले मशीन खरीदी, इंटरेस्ट लगाया, डाउन पेमेंट, ये कैरेट डाउन है जी, बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट अकाउंट है। डेबिट वाली चीजें मैंने क्रेडिट में डाल दी हैं, क्रेडिट वाली चीजें डेबिट में डाल दी हैं। ऐसे ही जितने सालों का ये अकाउंट होगा वहां तक आपको वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। वो दो चीजें डिफरेंट है। सेल्स की जगह यहाँ एसेट का नाम आ जाएगा और यहाँ पर गुड्स रिपोजेट की जगह भी एसेट का नाम आ जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम अकाउंट है, बस ऑपोजिट फॉर्म में। डेबिट चीज क्रेडिट में चली गई, क्रेडिट वाली चीज डेबिट में चली गई।